हेलो एंड वेलकम बैक टू एडवर्स न्यूज एनालिसिस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एडवर्स न्यूज एनालिसिस। एक बार फिर से आपका एडवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 23 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। देखेंगे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया एंड चाइना टू कीप डायलॉग चैनल ओपन। आर्टिकल 51 के तहत ये हमारा कवर होता है इन द सेंस की बात करता हूं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको आर्टिकल नंबर 51 याद रखना है, जो कि कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखेगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इसको आपको याद रखना है। इंडिया एंड चाइना टू कीप डायलॉग चैनल्स ओपन रहेंगे इंडिया और चाइना के। क्लियर? तो आपस में बातचीत चालू रहेगी, देखते हैं क्या मसला है और क्या यहां से रिजल्ट निकल के आता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। दुनिया भर में कोरोना के कितने एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इंडिया के अंदर बहुत कम केसेस हैं। भारत की बात करता हूं तो भारत के अंदर केवल अभी हमारे पास 3,402 केसेस हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेफ अगर केस में चल रहा है वो कोई अगर, तो वो कौन है? इंडिया ही चल रहा है। तो इंडिया के पास केवल अभी 3,000 केसेस हैं। वहीं देखोगे चाइना के पास बहुत तेजी से बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में 37,000 केसेस देखने को मिल रहे हैं। जापान के पास 67,44,000 प्लस केसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 4 लाख से ज्यादा केसेस हैं। ब्राजील में 6 लाख से ज्यादा केसेस हैं। अमेरिका के पास 18 लाख से ज्यादा केसेस हैं। अप्रोक्सीमेटली 19 लाख पहुंचने वाला है। फ्रांस के पास जो है 11 लाख से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट ये कंट्रीज है जहां पे केसेस की संख्या, यहाँ पे एक्टिव केसेस की संख्या बताई गई है। आप लोगों को भी सतर्क रहना है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये केसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को मास्क, सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग करते रहना है ना। थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, कोशिश करिएगा, है ना। जो पहले पद्धति अपन अपनाते थे, वो चीज को करते थे, वो अभी भी उस चीज को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है या कोविड के वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो जरूर से जरूर जाके जल्दी से जल्दी जो है वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें, है ना। ये सब भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल होगी। चलिए, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। साथ ही साथ आज हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। एडवर्स न्यूज एनालिसिस के नाम से हमारा ये पेज है, तो हमारे इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस और आर्टिकल्स पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। यहाँ आप चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। _प्रकाश द्विवेदी _ के नाम से मेरी एक आईडी है, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी आपकी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हो जाती हैं, या फिर आपकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेरीज हो जाती हैं, या करियर रिलेटेड क्वेरीज हो जाती हैं, तो मैं आपकी यहाँ पे सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा। फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज, एग्जाम, सब्जेक्ट, करियर, पर्सनल, ये सारी क्वेरीज को मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 1 के अंदर ही एक न्यूज आई है, सर्विकल कैंसर जैब फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स जो हैं वो कैंसर से बहुत तेजी से पीड़ित हो रही हैं। यहाँ पे एडोलसेंट की बात कर रही 14 साल की, तो उनको वैक्सीनेशन और आगे इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम सारी चीजें देखेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, एडिटोरियल सेक्शन की ओर नजर मारते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ खास एडिटोरियल आज के लेक्चर में आया नहीं है जो मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊं। रीशेपिंग द वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू द टेरर मैट्रिक्स। अभी ये बस आर्टिकल जो है ये लिख रहा है, इसमें बहुत थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया है कि कहाँ पर अलकायदा हुआ है, क्या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हो जाती है जैसे अलकायदा वगैरह पूछ लिया जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, पर जिस तरीके से इस आर्टिकल के अंदर दिया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। समझना है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। आपको लगेगा टेररिज्म तो इंपॉर्टेंट है, बट टेररिज्म जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है टेक्निकल लैंग्वेज में, वो जीएस में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा, है ना। ये कहते हैं कि जो सिंपली बातें करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि जो मीटिंग हुई है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनएससी की मीटिंग हुई है, ठीक है, साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग हुई है, फिर
नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है, इंटरपोल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई। तो अलग अलग सिर्फ मीटिंग्स हो जा रही है, लेकिन एक्शन उसके ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। टेररिज्म को कैसे काउंटर करेंगे, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही। यही सारी चीजें ये इस आर्टिकल के अंदर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 9/11 का जो अटैक हुआ था, न्यू एज ऑफ टेररिज्म निकल के आ रहा है, टेररिज्म नए तरीके से आ रहा है, जैसे कोविड-19 वगैरह जो है, एक तरीके से इसको भी पैंडेमिक तो है, बट इसको बोल रहे हैं कि ये टेररिज्म का पार्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में कोई वायरस छोड़ दिया जाए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी ऐसे टेररिस्ट के द्वारा, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी वजह से हार्मफुल हो जाए, है ना। बायो वार देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। तो उन सब से हमें रेडी रहना होगा, पहले से ही निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अलग अलग मेजर्स उठाने पड़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म को डील करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सभी को एक साथ आना पड़ेगा। एक कंट्री की ये बस की बात नहीं है कि एक कंट्री इसको संभाल ले, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि सभी लोगों को एक साथ आने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूएस एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। देखिए, इस आर्टिकल के अंदर जो है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं बताता हूं। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस उससे याद रखिए, बस, है ना। इस आर्टिकल के अंदर पहले मैं बता देता हूं कर क्या रहा है, ये कह रहा है। ये कह रहा है कि ये वरी कर रहा है कि यूएस के जो एक्शंस हैं, यूएस जो जिस प्रकार से अपने एक्शंस ले रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड जो है लॉलेसनेस बन रहा है। जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल लेवल में जो ट्रेड हो रही है, वो एक तरीके से लॉलेसनेस हो रही है, लॉलेसनेस, है ना। तो ये याद रखना, लॉलेसनेस हो रही मतलब उसमें कुछ लॉ वगैरह की नियम कानून जो है रह ही नहीं जा रहा है इस तरीके से। क्योंकि क्या हो रहा है कि यूएस क्या कर रहा है, कुछ आर्टिकल्स का, गैट के आर्टिकल्स का यूज करके, डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन था GATT, तो उसके कुछ आर्टिकल्स का यूज करके जस्टिफाई कर रहा है कि उसकी जो टैरिफ हाई कर रहा है। मतलब यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है, टैरिफ को हाई कर रहा है, बहुत तेजी से टैरिफ को हाई कर रहा है। तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। लोगों का ट्रेड जो है डिसरप्ट होगा। यही सारी चीजें इसके अंदर बताया गया है। फिर अलग अलग एग्जांपल दिए गए कि कहाँ कहाँ कितने कितने टैरिफ ऐड हुए हैं, कैसे कैसे केसेस के अंदर हुआ है ना। फिर दूसरा पॉइंट जो है, न्यू लिबरल टू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। अभी जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, पहले न्यू लिबरल हुआ करता था, अभी कहां पहुंच रहा है, जियो इकोनॉमिक में। मतलब जियो इकोनॉमिक ऑर्डर अभी कहीं ना कहीं हो रहा है। पहले क्या था, न्यू लिबरल था, मतलब एक तरीके से जो वैल्यूज थे उस पर वर्क किया जाता था। न्यू लिबरल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सच एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड न्यूट्रल इंटरनेशनल कोर्ट। ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, न्यू लिबरलिज्म के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। नाउ दीज प्रिंसिपल आर अचीव बाय लीगलाइजिंग द न्यू लिबरल ऑर्डर थ्रू द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज WTO, प्लेथोरा एंड फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। तो ये चीजें यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो दीज थिंग्स, है ना, कि न्यू लिबरल क्या होता है। अभी क्या हो रहा है, न्यू लिबरल ऑर्डर जो है, अभी कह रहे हैं कि ऐसा डेड नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बैक द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द अमेरिकन कंसेंसस ऑफ जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो बिडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जियो इकोनॉमिक ऑर्डर को दर्शा रहा है। ऐसा दर्शा रहा है कि जो इकोनॉमी जो मतलब जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, बस उसे ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बाकी चीजें भाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं है बाकी चीजों का, है ना। जो पॉलिसीज हैं कि यार ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बढ़िया से काम करे, इंटरनेशनल पीस बना रहे, है ना, बस वो क्या देख रहे हैं कि हाँ हमें फायदा मिल रहा है यहाँ से तो हम उठाएंगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप उसका, जी हाँ, देख लीजिए ना, अफगानिस्तान क्या हुआ था। अफगानिस्तान एक जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल ऑर्डर ही तो है। अफगानिस्तान के अंदर यूएस की फोर्सेस कितने सालों से वहां पे अपना पहरा दे रही थी और वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही थी, लेकिन उन्हें जो बिडन आए, उन्हें लगा कि यार ये इकोनॉमिक ऑर्डर हमें ठीक नहीं लग रहा, हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। लेकिन उनको इस चीज से नहीं मालूम कि पीसफुल सेटलमेंट बना रहे, है ना, न्यू लिबरलिज्म का प्रिंसिपल बना रहे, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने फोर्सेस वापस ले ली, तालिबान का राज आ गया, कितनी ज्यादा चीजें बढ़ गई, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल दर्शाता है कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम न्यू लिबरल टू जियो इकोनॉमिक
ऑर्डर। तो आंसर राइटिंग जब भी आज करें, आईआर से रिलेटेड या आर्टिकल है तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, कभी भी पूछ लिए कि ऐसा ऑर्डर ट्रेड के ऊपर बढ़ रहा है तो ट्रेड में न्यू रिपल टू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ हम मूव करें। बस इतना पॉइंट लिखना है। एग्जाम्पल कौन सा लिख देना है आपको, ये उठाना है, जो बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल उठाना है और इसको जाके पुट कर देना है कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है। और एक जो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल अफगानिस्तान का, उसका एग्जाम्पल लिख देना है। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है इस आर्टिकल के अंदर, द जियो इकोनॉमिक ऑर्डर विल इनवाइटली लीड टू जेम्स बेचेस कॉल। देखिए जेम्स बच्चूस कॉल, अब इनका नाम आप चाहें तो एक बार रट लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर सिंपली लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और लॉलेसनेस। The Biden administration has rejected the WTO panel ruling calling the flawed. Consequently, the US will not remove the illegal tariff rate. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। क्लियर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। जियो इकोनॉमिक ऑर्डर क्या हो रहा है, जेम्स बैकलेस कॉल्स इंटरनेशनल ट्रेड लॉलेसनेस। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो पूरी तरीके से लॉलेसनेस हो रहा है। बिडेन क्या कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ की पैनल की रूलिंग को नहीं मान रहे हैं, है ना, जो इलीगल सारी चीजें सैंक्शन वगैरह है लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, है ना, कंट्रीज के ऊपर, ये सारी चीजें बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। तो वही ये सारी चीजें बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म बाय द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हैज लेड यूएस टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एप्लीट बॉडी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह हाईएस्ट कोर्ट से डब्ल्यूटीओ से लास्ट सेवरल ईयर से ब्लॉक करके रखी है। तो ये क्या है, ये बताता है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड हो चुका है वो लॉलेसनेस हो चुका है। जो पहले लॉ से गवर्न होता था वो कहीं ना कहीं लॉ क्या हो रहा है, जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इकोनॉमिक नेशनलिज्म को समझ में आ रहा है आपको कि कैसे जो बिडेन जो है, जो इंटरनेशनल की लॉज वगैरह जैसे डब्ल्यूटीओ के कुछ लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको मान ही नहीं रहे हैं। जो कमेटी बनाई जाती, जो एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जो जजमेंट देता है, उसको जो है बना ही नहीं रहे, उसकी बात ही नहीं मान रहे हैं, एक तरीके से अपने मनमानी कर रहे हैं। तो लॉलेसनेस हो गई है। तो यही सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर बताई गई। क्लियर। शुड द कोर्ट क्लोज फॉर वैकेशन, क्वेश्चन उठता है ऐसा क्या हुआ कि ये आर्टिकल आया, छपा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आप बताइए। जी हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। रिसेंटली जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी जो हैं, इन्होंने बोला कि लॉन्ग वेकेशन फॉर द कोर्ट एंड द इनकन्वीनियंस इज कॉज टू द लिटिगेशन, है ना। इन्होंने लॉन्ग कोर्ट्स की जो लॉन्ग वेकेशन है उसके ऊपर टिप्पणी दी। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है वेकेशन में जाता है बहुत बहुत लंबे समय के लिए, होली के टाइम में 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, है ना, 45 दिन की इनको समर वेकेशन चाहिए। फिर इन्हें क्या चाहिए, फिर इन्हें 2 हफ्तों की 2 वीक की दीपावली की लीव चाहिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि ब्रेक डाउन कर दिया कि जो एक तरीके से अब कह सकते हैं जो वेकेशन हो रही थी उसे रोक दिया, अभी ठंड की वेकेशन, 2 वीक की वेकेशन, है ना। अब इसके ऊपर पूरा आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर प्रॉपरली सपोर्ट किया गया है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट किया गया है, क्योंकि इस आर्टिकल को लिखने वाले भी कौन है, एक तरीके से इज अ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंदु मल्होत्रा जी हैं। दूसरे कौन है, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देवदत्त कामत है। तो इन्हें लिखने वाले भी वही जुडिशरी से रिलेटेड है, इसलिए इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, वही रहेगा। तो अब इन्होंने क्या बताया, हालांकि इन्होंने कुछ बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करी है। एक तरफा पॉइंट है, बट उस एक तरफे पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको प्लस पॉइंट पे यूज करना हो, उसे सपोर्ट करना हो आर्ग्यूमेंट को। अब बताइए कि कोर्ट क्यों वेकेशन में जाता है, वाई डू कोर्ट गो ऑन द वेकेशन, वाई कांट द फंक्शन लाइक एवरी अदर आर्म इन आवर डेमोक्रेसी। उन्होंने बोला कि देखिए सर, ऐसा है, कोर्ट्स वेकेशन में जाता है तो उसका मतलब ये नहीं, एक एक्टिव फेज होता है और एक पैसिव फेज होता है ना, वर्क करने का। कोर्ट्स को डिसीजन बड़े बड़े लेने होते हैं,
है ना, डेटा शीट्स को पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ों को जस्टिस को उन्हें समझना होता है ना, बड़े बड़े मैटर्स को उन्हें समझना होता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर वेकेशन में गए हैं तो सिर्फ वो वेकेशन घूमेंगे फिरेंगे, है ना। हैप्टिक जो वर्क होता है उनको, उनसे उनको छुट्टी चाहिए जिससे वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं उन्हें, टू रीड द कॉम्प्रीहेंड एंड मेक द असेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम एंड एफर्ट। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी। फिर देवदत्त कामत जी भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं वेदर और नॉट अ जज और लॉयर शुड गो इन द वेकेशन कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय द पीपल हु हैव नेवर प्रैक्टिस लॉ। इन्होंने बोला कि जिन्होंने लॉ को प्रैक्टिस ही नहीं किया उन्हें लॉ के बारे में पता नहीं होगा कि ये कितना टफ चीज है, कितना ज्यादा हेक्टिक है, कितना कई लोगों को तो बीमारी तक हो जाती है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन्होंने अलग अलग जुडिशियल सिस्टम को वर्ल्ड के अंदर कंपेयर किया। जैसे कि इन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया का जो सुप्रीम कोर्ट है फॉर इंस्टेंट ओनली 97 वर्किंग डेज है वहां पे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और ओरल आर्ग्यूमेंट आर अडेक्टेड, ओरल आर्ग्यूमेंट्स जो है इस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया हैज अराउंड 190 टू 195 वर्किंग डेज। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 190 से 195 195 वर्किंग डेज रहती है। इफ यू कंपेयर द हॉलीडेज, सिंगापुर का जो सुप्रीम कोर्ट का हॉलीडे मिलता है वो 145 दिन का मिलता है, यूके के अंदर 180 दिन का हॉलीडे मिलता है, कनाडा के अंदर लगभग 120 दिन का हॉलीडे मिलता है। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फिर इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, इंडिया को क्यों नहीं, क्यों आप इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे यहाँ 60 से 65 केसेस देखता है एक दिन के अंदर, मिसलिनियस डेज के टाइम, है ना, विच मंडे टू फ्राइडे। जजेस मस्ट डिक्टेट ऑर्डर ऑन राइट द जजमेंट वगैरह डिक्टेट करते हैं और उसको लिखते हैं, प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में हमारी चीजें होती हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट शो करता है कि कोर्ट गिव द मिनिमम 10 to 15 जजमेंट पर डे। लगभग कोर्ट जो है हर दिन 10 से 15 जजमेंट देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है मैक्सिमम जजमेंट देता है यूएस के अंदर 10 से 15 जजमेंट एक साल के अंदर। यूएस का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 10 से 15 जजमेंट देता है। जितनी जजमेंट हम हर दिन दे देते हैं उतनी जजमेंट वो यूएस का कोर्ट सिर्फ क्या देता है, एक साल में देता है। समझ में रहो। तो ये चीज, और ये बोल रहे हैं कि ये आम पॉलिटिशियन जैसे नहीं है कि आप गए और रिबन काटी, स्पीच दिया और निकल लिए। भैया पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट देखना पड़ता है, सारी चीजों को समझना पड़ता है ना। जीवन मरण का सवाल होता है, एक छोटी सी गलती हो गई तो किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर तरीके से देखने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम वेकेशन में जाते हैं तो सिर्फ वेकेशन नहीं करते हैं, घूमते फिरते नहीं है कि बस घूम रहे हैं फिर रहे हैं, जजमेंट्स को देखते हैं, उसको रीराइट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, है ना। अ जज वर्क इज नॉट लिमिटेड टू द आवर एंड स्पेंट इन द कोर्ट रूम। एक कुछ घंटों तक सीमित नहीं है कि हमारा इतने से इतने तक जॉब है तो इतने से करेंगे। हमें जब जजमेंट सुनाना होता है तो हम सुबह भी आ जाते हैं। कोर्ट जो है रात के 10 बजे तक भी चलती है, रात के 12 बजे भी चलती है, रात के 2 बजे तक भी कोर्ट ने फैसला दिया है। उन्होंने ये बोला कि रात रात भर बैठ के फैसले दिए, तो ऐसा नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है हम कहते देते हैं। और कोर्ट जो है, जज कभी ये नहीं कहता कि वी आर इन एक तरीके से वेकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे, कोर्ट कभी ये नहीं कहता कि वी आर ऑन वेकेशन। अब एग्जांपल देते हैं कि वेकेशन ऑन द 2018 में मई के अंदर जब वेकेशन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट फिर आता है और मैटर को समझता है जो चैलेंज किया गया था BS येड्यूरप्पा ऐसा चीफ मिनिस्टर के बेसिस में से क्या किया, चैलेंज किया गया था। तो इन्होंने रात को मतलब वेकेशन के टाइम पे आया, इस चीज को सुना समझा। इट हैड द डिफरेंट फंडामेंटल स्वीयरिंग द मैटर ऑफ गोवा गवर्नमेंट फॉर्मेशन केस हर्ड इन 2017 में इसको हर्ड किया। हॉलीडे चल रहा था उस समय भी केसेस को देखा। तो ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर आएगी नहीं, बस हॉलीडे चल रहा है तो नहीं अभी तो हम सुनेंगे नहीं। इमरजेंसी होती है, कुछ भी ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टली आ जाता है, उस चीज को सुनता है, समझता है, देखता है और जजमेंट देता है। लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि लॉ मिनिस्टर सेड दैट देयर इज अ फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट द लॉन्ग वेकेशन विच द कोर्ट ऑप्टन इज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर द जस्टिस सीकर्स। इन्होंने बोला कि यार छुट्टी होने से ना, और या छुट्टी ना करने से ना एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि हर दिन काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रॉपर रेस्ट की भी आवश्यकता है। आप लोग भी देखेंगे कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको वीकली ऑफ लेने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छा खासा खूब ज़्यादा समझ दे रहे हैं तो थोड़ा सा ऑफ लेते हैं तो फिर आप रीगेन करते हैं एफिशिएंसी को, उसी एनर्जी से आप फिर से जो है बैकअप कर पाते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना।
कुछ और यहाँ पे दिया गया कि लॉ कमीशन है सजेस्टेड देयर शुड बी 50 जजेस ऑफ द 10 लाख सिटीजन्स होना चाहिए, 10 जजेस आर अवेलेबल, तो देन अभी अवेलेबल हैं, है ना। तो पर फिर उन्होंने बोला कि जजेस की संख्या कम है, हमने भैया सजेशन दे दिए कि इनको अपॉइंट कीजिए, लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है ना, गवर्नमेंट अपॉइंट ही नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से चीज़ें भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, बोल रहे हैं। क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। जम्मू कश्मीर के ऊपर लैंड ग्रांट्स रूल 2020 जो है लागू कर दिया गया है। पहले 1960 का चल रहा था, है ना, रूल चल रहे थे लैंड ग्रांट्स। तो पहले ग्रांट्स में दिए जाते थे 90 साल 100 साल के अंदर, उसी को रिन्यू कर दिया जाता था, ऐसा चल रहा था। अभी ये चीज़ क्या हो रही है, इसको हटा दिया गया कि कमर्शियल रेसिडेंशियल को छोड़ के कमर्शियल जो भी लीज जो भी एक्सपायर हो रही है, समझ रहे हो आप बात को, जो भी कमर्शियल लीज एक्सपायर हो गई उसको फिर से उसी आदमी को नहीं दिया जाएगा। कमेटी आएगी, उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी रहेगी, उस पर देखेगी कि कब लीज एंड हो रही है, ऑक्शन करेगी फ्रेश। ठीक है, एनी पर्सन लीगली कॉम्पिटेंट अंडर द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहाँ पे उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। क्लियर? ये बिडिंग कर सकता है, बिडिंग के बेसिस में सारी बेसिस में ये चीज़ें होंगी। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। तो जो भी अब आर्टिकल्स इसके ऊपर में भी पॉसिबली कल परसों तक आपको देखने को मिल जाएगा, 2-4 दिन में, तो हम इसको डिटेल में डिस्कशन तब कर लेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें बताई गई, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। देखिए, एक अलग सा आर्टिकल आप लोगों को लेके आया हूँ, ये प्रीलिम फोकस आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। मैं PDF टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के अंदर? सैंड डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, या हिमालयन जम्मू कश्मीर के अंदर, या सॉल्ट मार्स और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न गुजरात के अंदर, या वेस्टर्न घाट के अंदर? बताइए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बता, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न घाट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम अपने प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन के अंदर जो है डिस्कस करेंगे एशियन जाइंट टॉर्टोइज के बारे में। रिसेंटली 10 जाइंट एशियन टॉर्टोइज वेयर सॉफ्ट रिलीज टू द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इटांकी नेशनल पार्क, नागालैंड फॉर द कंजर्वेशन। ठीक है, इटांकी नेशनल पार्क का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन सब की इन्फॉर्मेशन है, एक बार जाके आपको रीड करना है किस किस एरिया में पाया जाता है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, इंक्लूडिंग बैम्बू फॉरेस्ट। दे आर नेटिव टू साउथ एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब जगह में जो है पाया जाता है। और सिंगापुर और थाईलैंड में तो मेनली एक्सटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, IUCN रेड में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये जो है स्पीसीज आता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको शेड्यूल 4 के अंदर रखा गया है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड अनसस्टेनेबल यूज ऑफ कंजप्शन एंड ट्रेड मीट रिजल्टेड इनटू द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ द बीइंग एक्सटिंक्शन। ठीक है, ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल यूज हो रहा है, कंजप्शन किया जा रहा है, ट्रेड बहुत तेजी से हो रहा है, मीट ये सारी चीजें हो रही, इस वजह से ये जो है तेजी से एक्सटेंट हो रहा है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, अब इसको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स उठाए गए हैं, नागालैंड जैसे नॉन प्रॉफिट टर्टल सर्वाइलेंस अलायंस बनाया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी बनाई, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये सब यहाँ पे लिखी हुई हैं, जस्ट जाना है PDF से आपको डाउनलोड करके इसको रीड कर लेना, दैट्स इट, और इसमें कुछ खास है नहीं। एयरपोर्ट टू रिज्यूम टेस्टिंग 2% इंटरनेशनल फ्लायर फॉर द कोविड-19 फ्रॉम टुमारो। कल से, मतलब आज से ही आप समझ लीजिए क्या क्या हो जाएगा। कोविड-19 टाइट पॉलिसी कर दी जाएगी, है ना। जो भी बाहर से फ्लाइट्स वगैरह आ रहे हैं उन सब की पहले कोविड टेस्टिंग होगी, फिर अंदर जाने को मिलेगा। अब देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएंट कहाँ कहाँ पे कितने कितने केसेस में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपको देखने को मिल रहा होगा जापान के अंदर जो है BF5 वेरिएंट तेजी से देखने को मिल रहा है, 31% केसेस यहाँ पे BF5 के देखने को मिलता है। ठीक है, US के अंदर BQ1 BQ1.1, ब्राजील के अंदर BQ1.1, साउथ कोरिया के अंदर BA5.2, फ्रांस के अंदर BQ1.2 1.1, ऑस्ट्रेलिया के अंदर BR2 और BA5.2। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गर्ल्स एज 9 to 14 गेट सर्विकल कैंसर जैब थ्रू स्कूल, ये हमने पेज नंबर 1 पे देखा था। इस आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या होता है सर्विकल कैंसर?
मैं आपको सबसे पहले इस कैंसर के बारे में बताता हूँ। कैंसर सर्विक यूटेरस ये होता है, सर्विक्स ये होता है, यहाँ पे कैंसर होता है, ठीक है ना। ये कैंसर है, आप देख पा रहे होंगे ये इस इमेज के अंदर, ये जो है इस तरीके से हो जाता है ना, अल्सर टाइप का हो जाता है, कैंसर टाइप का। ये वजाइना है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सर्विकल कैंसर कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलती है। कॉज किस वजह से होता है, किस वायरस की वजह से होता है, ये आपको वायरस का नाम याद रखता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर। रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ HPV, क्या क्या फैक्टर है ये आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिस्ट कैंसर वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड के अंदर सबसे ज्यादा गायनोकोलॉजिस्ट कैंसर कौन सा है, वो यही है, ये आपको याद रखना है। मोर प्रिलेवेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रिलेवेंट देखने को मिलता है। एवरेज एज जो है ऑनसेट कितनी 52 ईयर्स ओल्ड है। डिक्लाइनिंग रिस्क पास फ्यू डिकेड्स के अंदर डिक्लाइन हो सकता है। एबनॉर्मल वाजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है। और वजाइनल डिस्चार्ज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द सर्विकल कैंसर अर्ली ऑन द कोर्स ऑफ डिसीजेस, वाटरी और रेड ब्राउन कलर के द लिक्विड निकलता है, मे बिकम द मोलोडोर्मस, बहुत ज़्यादा इससे बदबू आती है, देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। वाटर पानी तरीके से पानी निकलेगा और रेड और ब्राउन कलर का लिक्विड निकलेगा वजाइना से और बहुत तेजी से बदबू आएगी। एबनॉर्मल वजाइनल bleeding, one of the most common and early sign of cervical cancer। पोस्ट कोइटिक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे इसके साइंस हैं, जैसे कि बैक पेन ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलता है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आग लग गई हो वहाँ पे, ऐसा लगता है। मे बी ड्यू टू कैंसर इम्पलिंग ब्लैडर यूथर वगैरह में ब्लड बहुत तेज़ी से गिरता है, देखने को मिलता है। सर्विकल कैंसर साइन एंड सिम्टम्स की बात करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये पैर इस तरीके से सूज जाते हैं, है ना। लेग एडेमा हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ द लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू कंप्रेशन ऑन द लिम्फेटिक ड्रेनेज, है ना। पेन देखने को मिलता है काफी ज्यादा। ट्राइड इंडिकेटिंग द पेल्विक वॉल इन्वॉल्वमेंट। हाइड्रोनेफ्रोसिस, फ्लूइड बिल्ड अप अराउंड किडनी, फ्लूइड जो है किडनी के अराउंड बिल्ड हो जाता है, यहाँ पे दर्द काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस तरीके से ये सूजन आ जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये सूजन के कारण ये कंडीशन हो जाती है। क्लियर। सर्विकल कैंसर साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करता हूँ तो पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है, हमने देख लिया। पेल्विक पेन देखने को मिलता है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। कुछ साइंस और सिम्टम्स आप फिर से एक बार देख सकते हैं, PDF से रीड कर सकते हैं, है ना। ये देखिए आप सर्विकल कैंसर साइन एंड सिम्टम्स के अंदर फ्राइबिलिटी, रेडनेस और अल्सरेशन, ये तीनों चीज़ें देखने में, एक अल्सर टाइप का हो जाता है ना, छाले पड़ते हैं ना, उस टाइप से ये चीज़ देखने को मिलता है। कैंसर का टिश्यू रहता है, ये कैंसर का टिश्यू है ना, ये कैंसर टिश्यू है सर्विकल का, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये अब तो आपको भूलेगा नहीं, सर्विक्स की जो वेजाइनल वॉल है, ये वॉल है, उसके अंदर इस तरीके से ये चीज़ होता है। एंटीरियर व्यू ये देखने को मिल रहा, ठीक है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। फटाफट छोटी छोटी न्यूज। RR सॉन्ग को 4 अमंग द इंडियन ऑस्कर इंट्रीज के अंदर इसको जा चुका है। RR सॉन्ग आपको ये सुनना है, RR सॉन्ग, है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार सुन सकते हैं। नो, सेंटर रूल आउट ऑन इंक्रीजिंग द MSP फॉर द कॉटन। सेंटर जो है कॉटन के ऊपर MSP रेट को तेजी से बढ़ा रहा है, बट फार्मर चाहते हैं कि इसके ऊपर जो रेट है वो तेजी से बढ़े, है ना। अब देखते हैं जो भी रिजल्ट निकल के आएगा इसका। नो, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है अनाउंस कर दिया गया है। अनुराधा रॉय जी को यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ये किस चीज़ के लिए मिला है ये आपको पता होना चाहिए। अनुराधा रॉय हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द हर इंग्लिश नॉवेल, इनका एक इंग्लिश नॉवेल है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये आप चाहें तो एक बार इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी नॉवेल है ना। तो इनको ये ऑस्कर अवार्ड एक तरीके से, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल रहा है। ये 23 विनर से उनमें से ये एक है, ये आपको पता होना चाहिए। आज का डिस्कशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और साथ ही साथ हमारे लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेक्चर को शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक। चलिए फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।